शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा में राष्ट्रपति के लिए दिव्यांग बच्चों का बर्थडे सॉन्ग भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम के दौरान अपने जन्मदिन पर भावुक हो गईं। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में छात्रों ने उनके लिए बर्थडे का एक भावपूर्ण गीत गाया। इसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे में उन्होंने चश्मा हटाया और अपने आंसू पोंछे। बच्चों का ये गाना राष्ट्रपति के दिल को छू गया। दिल्ली मेट्रो में सांप घुसने की अफवाह के बाद वहां काफी देर तक हड़कंप मच गया। इस घटना से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि ये मामला महिला कोच का है। ऐसे में कई महिलाएं इधर उधर भागती नजर आईं, तो कुछ सीट पर खड़ी हो गईं और फिर इमरजेंसी बटन दबाया। इसके बाद अक्षरधाम स्टेशन पर सवारियों को उतारकर मेट्रो खाली करवा दी गई। साथ ही डिपो ले जाकर इस ट्रेन की फुटेज और कोच की गहन जांच की गई, जहां कोई सांप नहीं मिला। हालांकि मेट्रो प्रबंधन ने ये जरूर बताया कि इस जांच में एक छोटी छिपकली का बच्चा मिला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक शख्स ने 1 लाख रुपए की स्कूटी के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। दरअसल इस स्कूटी के साथ शख्स ने 14 लाख रुपए का अपनी पसंद का नंबर लिया। इसके लिए ऑनलाइन बोली लगी, जो कि 14 लाख रुपए तक गई। संजीव कुमार नाम के शख्स का कहना है कि उन्हें खास और यूनिक नंबर का शौक है, लिहाजा उन्होंने ये नंबर अपनी नई स्कूटी के लिए खरीदा और कहा कि शौक की कोई कीमत नहीं होती और जब आपको कुछ खास चाहिए होता है तो आप रुकते नहीं हैं। इसी नीलामी प्रक्रिया में सोलन के एक व्यक्ति ने 13.5 लाख रुपए की बिड लगाई थी, लेकिन 14 लाख रुपए में संजीव कुमार ने ये नंबर खरीद लिया। ये राशि हिमाचल सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा हुई है, जिससे सरकार को बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के 14 लाख रुपए की आमदनी हुई है। परिवहन विभाग के अनुसार ये अब तक का सबसे महंगा 2 व्हीलर नंबर हो सकता है। लखनऊ में एक चलती कार पर स्टंट का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ड्राइवर अपनी तेज रफ्तार कार का दरवाजा खोलकर स्टंट करता नजर आ रहा था। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सुर्खियों में आया तो पुलिस ने कार्रवाई की। गुजरात के मोरबी में जिला कांग्रेस ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं ने गड्ढों की पूजा की। इस तरह उन्होंने शहर में जगह जगह सड़क पर पड़े गड्ढों का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि इससे लोगों और वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर जुड़ी हुई है एआई के उस चमत्कार से जिसे इन दिनों सारी दुनिया नमस्कार कर रही है। स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेकर बड़ी कंपनियों में काम करने वाले एक्सपर्ट्स तक इन दिनों सभी चैट जीपीटी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल कोई भी हो, चैट जीपीटी पर पल भर में सटीक जवाब मिल जाता है। लेकिन अब खुद चैट जीपीटी पर ही सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल उठाया है दुनिया के टॉप संस्थानों में शुमार MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। MIT की रिसर्च में ये सामने आया है कि चैट जीपीटी का हद से ज्यादा इस्तेमाल इंसानों की सोचने समझने की ताकत, उनके दिमाग की क्षमता को ही प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि चैट जीपीटी और एआई के इस्तेमाल में सावधानी बरतने के लिए हॉर्न बजा। चैट जीपीटी, विश्व शांति पर एक 200 शब्दों का निबंध लिखो। निबंध तैयार है। चैट जीपीटी, मैथ्स होमवर्क की अलजेब्रा इक्वेशन सॉल्व कर दो। नो प्रॉब्लम, इक्वेशन रेडी है। चैट जीपीटी, दोस्त को इमोशनल बर्थडे मैसेज लिखना जरा। ये लीजिए, आपके दोस्त के लिए चैट जीपीटी की भावनाओं वाला मैसेज तैयार है। चैट जीपीटी, प्लीज मेरा इस्तीफा टाइप कर दो और हाँ, बॉस की तारीफ भी जरूर ऐड करना। ये लीजिए, बॉस की तारीफ वाला इस्तीफा हाजिर है। ठीक लगे तो अच्छा, वरना मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ।
यानी केमिस्ट्री के होमवर्क से ऑफिस मीटिंग के प्रेजेंटेशन तक, रिश्तेदारों को प्यार भरा मैसेज टाइप करने से लेकर मैथ के मुश्किल सम्स के हल तक, आपके कुछ शब्द टाइप करने भर की देर है और चैट जीपीटी नाम का डिजिटल जिन पल भर में आपकी डिमांड पूरी कर देता है। ये हमारे वक्त का सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस चमत्कार को नमस्कार करने से पहले जरा 1 मिनट ठहर जाइए, क्योंकि चैट जीपीटी नाम की ये लगाम ज्यादा कसी तो एक दिन आपके दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद भी हो सकते हैं। ये सामने आए हैं दुनिया के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में शुमार MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में। इस स्टडी में सामने आया है कि चैट जीपीटी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल समय के साथ आपके ब्रेन एंगेजमेंट और लर्निंग को घटा सकता है। MIT की रिसर्च कहती है कि कुछ लिखने या फिर पढ़ाई और काम से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी पर हद से ज्यादा निर्भरता आपकी मेमोरी, ब्रेन एक्टिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की जगह अपना डिपेंडेंस चैट जीपीटी से आने वाली रिप्लाईज पर करेंगे और ब्रेन की एक्टिविटी को कम करेंगे, तो निश्चित रूप से ब्रेन के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, समस्याओं से जूझने की जो शक्ति है, उसका विकास कम हो जाएगा। MIT की मीडिया लैब ने इस रिसर्च में 54 छात्रों को शामिल किया था। 4 महीनों तक चली इस रिसर्च को नाम दिया गया कॉग्निटिव कॉस्ट ऑफ यूजिंग LLMS। LLMS यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLMS इंसानों की भाषा को समझने में मदद करने वाले AI मॉडल होते हैं। इस रिसर्च के दौरान 4 महीनों तक 54 छात्रों की ब्रेन एक्टिविटी को EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी डिवाइस के जरिए मॉनिटर किया गया। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसमें दिमाग की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाली विद्युत तरंगों को रिकॉर्ड करता है और इन तरंगों के पैटर्न का विश्लेषण करके दिमाग के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस रिसर्च के लिए 54 छात्रों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप में उन छात्रों को रखा गया जो अपने काम के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे ग्रुप के छात्र गूगल का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि तीसरा ग्रुप उन छात्रों का था जो बिना किसी बाहरी मदद के केवल अपने दिमाग के भरोसे काम कर रहा था। इस समूह को नाम दिया गया ब्रेन ओनली ग्रुप। MIT के इस रिसर्च के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। स्टडी में सामने आया कि AI पावर्ड ग्रुप ने शुरुआती दौर में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे तेज रिजल्ट भी दिए, लेकिन इस ग्रुप के लॉन्ग टर्म नतीजे निराशाजनक थे। लेख और निबंध लिखने के लिए चैट जीपीटी की मदद लेने वाले ग्रुप के छात्रों की मेमोरी, लर्निंग और ब्रेन एक्टिविटी का स्कोर दूसरे छात्रों की तुलना में बेहद कम आया। चैट जीपीटी ग्रुप ने न्यूरल, लिंग्विस्टिक और स्कोरिंग हर मामले में ब्रेन ओनली ग्रुप से खराब परफॉर्म किया। दिलचस्प बात यह है कि जिन छात्रों ने गूगल का इस्तेमाल किया, उनकी ब्रेन एक्टिविटी चैट जीपीटी वालों से बेहतर थी। उनका कंटेंट भी बेहतर था, लेकिन उससे भी कमाल की बात ये रही कि ब्रेन ओनली ग्रुप का कॉग्निटिव एंगेजमेंट सबसे अच्छा था। बता दें कि दिमागी कोशिश और सक्रिय भागीदारी के साथ किसी काम को सीखने, समझने या समस्या सुलझाने की प्रक्रिया को कॉग्निटिव एंगेजमेंट कहते हैं। और बेहतर कॉग्निटिव एंगेजमेंट के चलते ही ब्रेन ओनली ग्रुप के काम में न केवल मौलिक विचार और आइडिया थे, बल्कि गहरी समझ भी झलक रही थी। रिसर्च में ये भी सामने आया कि जब चैट जीपीटी ग्रुप वाले छात्रों को बिना AI की मदद के लिए कुछ मौलिक लिखने को कहा गया, तब भी उनकी ब्रेन एक्टिविटी में कोई खास परिवर्तन नहीं नजर आया। यानी MIT की रिसर्च के नतीजे ये इशारा कर रहे थे कि अपने काम के लिए चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स का लगातार इस्तेमाल न केवल हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, बल्कि ये हमारी सोच पाने की क्षमता को ही धीरे धीरे खत्म कर सकता है। जो भी लोग हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, वो जैसे जैसे अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूत होते जाते हैं। इम्यूनिटी है, ब्रेन है, लर्निंग है या मसल्स है, एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं। तो निश्चित रूप से अगर ब्रेन का कम से कम इस्तेमाल होगा और चैट जीपीटी का ज्यादा होगा, तो उससे ब्रेन का एंगेजमेंट काम में घटेगा, लर्निंग और मेमोरी कम हो जाएगी।
स्टडी के दौरान एआई टूल्स पर निर्भर छात्रों का कॉग्निटिव एंगेजमेंट गूगल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने वाले छात्रों की तुलना में भी बेहद कम दर्ज किया गया। वास्तव में अब तक गूगल और दूसरे सर्च इंजन जैसे तमाम टूल्स बस आपके लिए रिसर्च भर करते थे, यानी आपके लिए आंकड़े और जानकारी जुटाते थे, लेकिन उसमें से कंटेंट का चुनाव आपको अपनी समझ के आधार पर करना होता था। जबकि चैट जीपीटी जैसा एआई टूल आपके लिए रिसर्च भी करता है, विश्लेषण भी, आकलन भी, और अंत में जिन शब्दों में इस बात को कहना है उनका चुनाव भी चैट जीपीटी ही करता है। यानी चैट जीपीटी आपको रेडी टू ईट फास्ट फूड की तरह पूरी तरह तैयार कंटेंट उपलब्ध करवाता है, जिसमें आपकी सोच, समझ और संवेदना की कोई भूमिका नहीं होती और न ही दिमाग के इस्तेमाल की बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती है। सरकारों को और यूनिवर्सिटीज को खास तौर पे प्रोएक्टिवली काम करने की आवश्यकता है और छात्रों में चैट जीपीटी के माध्यम से दिए गए आंसर्स को रोकने के लिए उनको प्रशिक्षित करने की, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि एग्जाम में सिर्फ ज्यादा नंबर लाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एग्जाम या किसी भी प्रकार की तैयारी जो जीवन में कराई जाती है यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर और अपने आप को बार बार चैलेंज करना, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में रहना बहुत जरूरी है। तो उस पर गाइडलाइंस बनाना अच्छा रहेगा। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि चैट जीपीटी नाम की सहूलियत का इस्तेमाल दिमाग के हिसाब से सीमित किया जाए, वरना ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में चैट जीपीटी आपके दिमाग का इस्तेमाल ही सीमित कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद से वॉशिंगटन तक योग दिवस की तैयारियां। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया की और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया कि उन्हें कनाडा दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता दिया था। पीएम ने ये बात ओडिशा में एक जनसभा के दौरान कही, जहां उन्होंने राज्य को सड़क समेत 18,600 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और कनाडा से अमेरिका आने और डिनर करने का निमंत्रण दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने बहुत आग्रह के साथ निमंत्रण दिया, लेकिन पीएम मोदी ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। पीएम कनाडा से क्रोएशिया गए थे और फिर भारत आकर भी बिहार और ओडिशा में प्रस्तावित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा तब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये किसी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन दौरा है। वैसे कहा जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। यहाँ पूजा अर्चना के दौरान स्कर्ट, टॉप, जींस और पैंट पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही शिव मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को परंपरागत कपड़े पहनने होंगे। पुरुष श्रद्धालु मंदिर में धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा पहनेंगे, तो वहीं महिलाएं सलवार सूट या साड़ी पहनकर पूजा करेंगी। इसकी शुरुआत 11 जुलाई यानी सावन के दिन से हो जाएगी। दिल्ली के बाटला हाउस में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल हाईकोर्ट ने डिमोलिशन की कार्रवाई पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी। इससे पहले बाटला हाउस में डीडीए के डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी किया। पिछले दिनों यूपी पुलिस में भर्ती हुए नए सिपाहियों के लिए खास निर्देश जारी किए गए। इन्हें नियम के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने को कहा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी को ये निर्देश दिए। दरअसल हाल ही में नियुक्ति पत्र पाने के बाद कई नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट डाली थी। अब ट्रेनिंग कर रहे आरक्षियों को सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग से जुड़े वीडियो बनाने को लेकर विभाग ने निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि विभाग के नियम, शर्तों और गोपनीयता को लेकर सोशल मीडिया की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले देश के कई हिस्सों में खास योग कार्यक्रम हुए। अहमदाबाद में करीब 1000 एनसीसी कैडेट्स ने योगासन किया। वहीं राजस्थान के उदयपुर में पानी के अंदर योग किया गया।
इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनडीआरएफ के जांबाजों के साथ एक डॉगी ने भी योग किया, जो चर्चा का विषय बन गया। वो बाकी जवानों की तरह योगासन करता दिखाई दिया। अमेरिका के वॉशिंगटन में भी योग दिवस की तैयारियां पूरी हो गईं। वहां भारतीय दूतावास ने एक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबा का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जल्द ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इस बीच आज प्रधानमंत्री ने सिवान में एक बड़ी रैली की। प्रधानमंत्री ने बिहार को 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है और साथ ही कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार किया। हमलों से तिलमिलाए तेजस्वी ने पटना में मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी पलटवार किया। मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बिहार की सियासत में यूं तो इन दिनों रोज ही हलचल रहती है, पर जब जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो सूबे में सियासी सुनामी वाली फील आती है। पीएम मोदी का मेगा इवेंट, विशाल जनसभा, तोहफों की बरसात, विरोधियों पर चुन चुन कर प्रहार। आज पीएम मोदी का सीवान दौरा भी फुल एक्शन से भरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। मढ़ौरा फैक्ट्री में बने पहले रेल इंजन निर्यात को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। बिहार समृद्ध होगा तो भारत भी महाशक्ति बनेगा। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सीवान में मंच पर पीएम मोदी गरज रहे थे, लेकिन पटना में विपक्ष के बड़े नेताओं के कान खड़े थे। पीएम ने विकास के साथ बिहार की गरीबी का भी जिक्र किया। पीएम ने बिहार की गरीबी के लिए कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। पीएम ने दोनों पार्टियों को बिहार विरोधी और विकास विरोधी बताकर बड़ा हमला किया। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा उनका सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। भीमराव अंबेडकर भी ऐसी राजनीति के खिलाफ थे। ये लोग बाबा साहेब का अपमान करते हैं। आरजेडी उनकी तस्वीर को पैरों में रखती है, लेकिन मोदी अंबेडकर को अपने दिल में रखता है। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में
दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। पीएम मोदी की रैली खत्म होते ही पलटवार के लिए आरजेडी तैयार थी। लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव जीत का दावा कर दिया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश को भी निशाने पर लिया। उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, वह घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए। बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। तो खटारा सरकार जो चल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं है। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते हैं। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। अपनी प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के अपमान के पीएम के आरोपों का भी जवाब दिया। अपमान जहाँ होगा तब न अपमान की बात आएगी, अपमान हुआ ही नहीं तो आप माफी की बात कहाँ से आएगी। तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे पर तंज कसा और कहा कि अब चुनाव है तो पीएम मोदी पॉलिटिकल टूर पर आते रहेंगे। एक तरफ बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी पीएम के दौरे को पॉलिटिकल टूर बता रही है, वहीं पीएम मोदी बिहार के लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं, लेकिन वो यहीं नहीं रुकने वाले। उन्हें बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1046 अंक उछलकर 82,408 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 319 अंक ऊपर चढ़ा, ये 25,112 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 600 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 99,960 रुपए हो गई। वहीं चांदी 2,000 रुपए फिसली। इसके साथ ही अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,05,200 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 14 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 59 पैसे हो गई। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की, जिसे पास करने के लिए युवाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा को पास कर कोई कलेक्टर बनना चाहता है, तो कोई विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावास में काम करने का इच्छुक होता है। इनमें से हजारों उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा की हर दहलीज को पार कर लेते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाते। ऐसे उम्मीदवारों को सेकंड चांस देने के लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु नाम की एक पहल शुरू की है। सिविल सर्विस एग्जाम, जिसके अभ्यर्थी सालों की मेहनत और अटूट इच्छा शक्ति से देश की सबसे कठिन परीक्षा के दंगल को जीतने का प्रयास करते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और सफल होने की आखिरी चौखट यानी इंटरव्यू, 3 चरणों में इसकी परीक्षा होती है। ऐसे में अगर कोई भी अभ्यर्थी प्रीलिम्स और मेंस भी निकाल ले, सिर्फ इंटरव्यू से चूक जाए तो उसे फिर से 0 से शुरू करना होता है। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है।
जिसके जरिए सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू पास न कर पाने वाले उम्मीदवारों को अब रोजगार मिल सकेगा। प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म पहले पब्लिक डिस्क्लोजर योजना के रूप में जाना जाता था। पहले उम्मीदवारों की डिटेल यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती थी, लेकिन अब इसके लिए प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। इसके जरिए उन उम्मीदवारों की डिटेल रोजगार देने वाली कंपनियों तक पहुंचाई जाएगी जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। डिजिटल युग में इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी सीधे प्राइवेट और सरकारी संस्थान से जुड़ सकेंगे और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी भी मिल सकेगी। अब ये समझिए कि किन परीक्षाओं में पास हुए उम्मीदवारों को पोर्टल का फायदा मिलेगा। इनमें वो उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम में पास हुए हों। हर साल लगभग 10 लाख उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 10,000 से 15,000 होती है, तो वहीं केवल 2,000 से 3,000 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। आखिर में पास होने वालों की संख्या केवल 1,000 से 1,200 के बीच होती है। ऐसे में ये पोर्टल उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो मात्र इंटरव्यू से चूक जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपीएससी की प्रतिभा सेतु पहल के बारे में हमने दिल्ली में सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले कुछ उम्मीदवारों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। बच्चे मायूस हो जाते थे, इंटरव्यू नहीं दिया, मन टूट जाता है, लेकिन ये पहल जो है वो बच्चों के जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद निकलती है, आपको लगता है? अभी इसका तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि ये फायदा हुआ है नुकसान, पर ये एक अच्छा पहल है तो इसका फायदा तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल फायदा होगा, इसमें नो डाउट है, क्योंकि अभी इसका कोई उतना ओपन डिस्कशन इस पर हुआ नहीं है, तो इस पर ओपन डिस्कशन होना चाहिए। अगर ये आया है तो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, प्योरली जानकारी होनी चाहिए। सर, ये स्कीम पहले से भी चल रही थी, उसका नया नामकरण किया गया है प्रतिभा सेतु के नाम से। और सर, मेरा कहना है कि ऐसी स्कीमें उन बच्चों के लिए हैं जो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकार ये चला रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें जो सरकार बच्चों के लिए कर सकती है, जैसे वैकेंसी बढ़ा सकती हैं, एग्ज़ाम में थोड़ी पारदर्शिता ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्ज़ाम जैसे सर प्री एग्ज़ाम होता है, उसका आंसर की नहीं देते हैं या वैकेंसी बहुत कम लाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों की डिमांड है, लेकिन यूपीएससी आयोग उस चीज़ को नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ नहीं किया, ये थोड़ा सा किया, ये भी हम इसका भी सम्मान करते हैं। अच्छी चीज़ है सर, जो इंटरव्यू फेल होते हैं उनके लिए एक और मौका मिलता है। ये पहल इस संदर्भ में अच्छी है कि अगर कोई भी जो इंटरव्यू देता है और वो असफल हो जाता है तो उसे कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पीएससीज और प्राइवेट संस्थान है और भी संस्थान है, उनके साथ अगर जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो एक अच्छा फ्यूचर का निर्माण किया जा सकता है। करोड़ों यूजर्स के निजी डेटा ऑनलाइन लीक होने का खतरा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए रुक करते हैं डिजिटल तरीका। पीआईबी के फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर फैल रही एक अफवाह को लेकर सरकार का पक्ष रखा। पीआईबी ने बताया कि महिलाओं को फ्री सोलर आटा चक्की दिए जाने की खबर फर्जी है। पीआईबी ने एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को गलत बताया। ये वीडियो पिछले हफ्ते ही शेयर किया गया है, लेकिन अब पीआईबी ने साफ कर दिया कि ये दावा गलत है। सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। खबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के करोड़ों यूजर्स के निजी डेटा ऑनलाइन लीक होने का खतरा है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने ये दावा साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के हवाले से किया। इनका कहना है कि ये डेटा एप्पल, फेसबुक और गूगल समेत कई सरकारी सेवाएं इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के भी हैं। कहा जा रहा है कि ये डेटाबेस एक असुरक्षित वेब सर्वर पर अपलोड किए गए हैं, जिसकी वजह से इनके साइबर अपराधियों के हाथों में लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। खबर है कि एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को अगले साल लॉन्च कर सकती है। चर्चा है कि इसका उत्पादन जुलाई से सितंबर के बीच किए जाने की संभावना है। कंपनी अपने इस फोल्डेबल फोन की मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी फॉक्सकॉन को दे सकती है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज आपको दिखाएंगे कैसे हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कला 7 समंदर पार भी अपना जादू चला रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की कुलवी विम्स नाम की एक संस्था
कुल्लू के नग्गर गांव की महिलाओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल पहुंची। यहां ये महिलाएं ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक हस्तकला सिखा रही हैं और अपने उत्पादों की बिक्री भी कर रही हैं, जिससे ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं खूब दिलचस्पी ले रही हैं। हिंदुस्तान का ये भी एक पारंपरिक क्राफ्ट है जिसको सिखाने के लिए 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बेहतरीन पहल हो रही है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक और विलुप्त हो रही वुलन आर्ट का विदेशियों के दिल पर गहरा प्रभाव ही है कि आज ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं ऊन कताई से लेकर हथकरघा, बुनाई और प्राकृतिक रंगाई की ट्रेनिंग ले रही हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल में इन महिलाओं को हिमाचल की परंपरा, यहाँ की विरासत को करीब से समझने के लिए कुल्लू के नग्गर गांव से ये महिलाएं आई हुई हैं। हमारी जो कला है हमारे हिमाचल की, हम यहाँ लेके आए और यहाँ के लोगों को हमने देखा कि वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारे क्राफ्ट को सीखने के लिए और उन लोग को देख के बहुत अच्छा लगा और हमें भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हिमाचल की विरासत नीटिंग, वीविंग, नेचुरल डाई और क्रोशिया जैसी वस्त्र और हस्तकला को कुल्लू से आई ये महिलाएं ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को सिखा रही हैं। जो काम अपने बुजुर्गों से सीखा है उसकी वजह से हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने का मौका मिला और बहुत सारे लोग हमारे को इस चीज के लिए प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। पहाड़ी अंचल की परंपरा, हस्तकला इन ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को भी बेहद उत्सुकता से भर दे रही हैं। कुल्वी विम्स के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया आने पर हम काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने वुलन क्राफ्ट में जुड़ी जानकारियां हमारे साथ शेयर की। हमारे लिए वीविंग, स्पिनिंग और नेचुरल डाइंग की वर्कशॉप हो रही है। हिमाचल की प्राचीन संस्कृति और विरासत के रंगों को विदेशी धरती पर बिखेरने पहुंची कुल्वी विम्स संस्था के अनुसार यहाँ बनाए जा रहे और यहाँ लाए गए हिमाचली उत्पाद 90% तक बुक हो चुके हैं और आने वाले वक्त में इन हिमाचली उत्पादों को दुनिया भर में ले जाने की भी योजना है। हमारी ये बुकिंग हुई है, ये ऑलमोस्ट 90% ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई है और काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम अपना हिमाचल का क्राफ्ट, आज तो यहाँ आए हैं फर्स्ट टाइम, आने वाले टाइम में हम पूरी दुनिया में इसको ले जाएं और अपना हिमाचल का नाम रोशन करें। जाहिर है संस्कृति, परंपरा और विरासत को दर्शाती ये कार्यशाला कला का महज आदान प्रदान भर नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक संगम है जिसके आगे भाषा और भौगोलिक दूरी कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से इस ओरिएंटेशन क्लास में स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने हिमाचली संस्कृति के प्रति उत्साह और सम्मान दर्शाया है, वो इस आयोजन की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हिमाचल के कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में मेरे अली नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।